अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ीमेल के हवाले से इनफर्टिलिटी। ख़वातीन के जितने भी डिजीज़ हैं पेल्विक ऑर्गन के हवाले से मैं आलमोस्ट उन सब के ऊपर लेक्चर दे चुकी। फ़ीमेल के हवाले से आज ये हमारा आखिरी टॉपिक है जो मैं आज बयान करूँगी आपसे कि ख़वातीन में हमल ना ठहरने की क्या वजूहात हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन बयान की जाती है वो ये कि अगर एक शादीशुदा कपल 1 साल तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और किसी किस्म की माने हमल अद्वियात या डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करे और उसके बावजूद खातून प्रेग्नेंट ना हो पाए तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो मैंने अभी बयान की कि रेगुलर इंटरकोर्स करने के बावजूद अगर हमल ना ठहरे, और सेकेंडरी वो होती है कि जिसमें कपल के ऑलरेडी 1 या 2 बच्चे पहले से होते हैं लेकिन उसके बाद खातून जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। बांझपन एक डिफरेंट चीज़ है। बांझपन में एक डेफिनेट कॉज पाया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं यूट्रस जो है वो नेचुरली अपने साइज़ में बहुत छोटी होती है, ओवरीज जो है वो अपने साइज़ में नहीं होती हैं, या फ्लोपिन ट्यूब्स नहीं होती हैं, या फ्लोपिन ट्यूब्स जो हैं वो कुदरती ब्लॉक्ड होती हैं। तो ये एक ऐसे डेफिनेट कॉज हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी है जिसमें कोई ना कोई कॉज पाया जा रहा है तो उसको हम किसी ना किसी तरह ट्रीट कर लेते हैं। साइन और सिम्टम इसके कोई डेफिनेट हमारे पास नहीं आते हैं। एक सबसे बड़ा साइन और सिम्टम तो यही आता है कि खातून जो है वो हामला नहीं हो पाती है। लिहाजा जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हामला ना होने की क्या वजूहात है तो उनमें कुछ साइन और सिम्टम हमें ऐसे मिलते हैं। कॉजेज़ तो हम बाद में देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या पाए जा रहे हैं, लेकिन खातून के जो हमें साइन और सिम्टम मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कुछ इस तरह होते हैं कि सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल होता है, ब्लीडिंग जो होती है हैवी होती है, परफ्यूज़ होती है, काफ़ी अरसे तक रहती है। इसके अलावा जो हैज़ के दौरान खून जारी होता है वो पेल रंग का होता है, पेल होता है, या आप कह लीजिए कि डार्क कलर का होता है। नॉर्मली जो हैज़ का खून जारी होता है वो रेड ब्राइट होता है। इसके अलावा मेंसेस जो हैं वो हर महीने बाकायदगी के साथ नहीं आते हैं, और ख़ातून में हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमें ये साइन और सिम्टम मिलते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि खातून के हमल ठहरने में कौन कौन सी बातें रुकावट बन रही हैं। अब जो कॉजेज़ इसमें बयान किए जाते हैं वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैंने आपको ख़वातीन के पेल्विक ऑर्गन के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आलमोस्ट तमाम डिजीज़ पढ़ा दिए हैं। जितने अब तक मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे इनफर्टिलिटी में रोल प्ले करते हैं। एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, सेल्पेंजाइटिस, लिकोरिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, वेजिनाइटिस, ये तमाम के तमाम जो इमराज़ हैं ये किसी ना किसी तरह हमल ना ठहरने की एक वजह बनते हैं। तो हमारे पास हमल ना ठहरने के एक आप कह लीजिए वसी एक रेंज है कॉजेज़ की जिसकी वजह से खातून जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। फिर भी मैं आपको चंद एक कॉजेज़ जो हैं जो इस हवाले से हैं मैं बयान करती हूँ। इस टॉपिक को एंड में रखने का मकसद ही यही था कि चूँकि जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो किसी न किसी तरह हमल ना ठहरने में रुकावट बनते हैं, तो मैं चाहती थी कि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दूँ तो आप लोगों को वो तमाम टर्म या टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए जो मैं इन कॉजेज़ में इस्तेमाल करूँ, कि हमल ना ठहरने के जो कॉजेज़ आ रहे हैं। जब मैं आपको कहूँ कि डिस्मेनोरिया हमल ना ठहरने की एक वजह बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्मेनोरिया कैसे कहते किसे हैं, डिस्मेनोरिया होता क्यों है, डिस्मेनोरिया की टाइप्स क्या हैं, डिस्मेनोरिया को ट्रीट किस तरह किया जा सकता है। लिहाजा जब आपने कॉज की बुनियाद पर हमल ना ठहरने की वजह को दरियाफ्त करना, उसको ट्रीट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस एंगल से मरीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, किस एंगल से हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। तो हमारे पास जो कॉजेज़ आते हैं जो इनफर्टिलिटी में आते हैं उनमें एक तो हमारा ओवुलेशन डिसऑर्डर है।
हमारी ओवरीज का काम मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग रिलीज़ करना है, लेकिन अगर हमारी ओवरीज किसी ना किसी ख़राबी की वजह से, हार्मोनल ख़राबी की वजह से एग रिलीज़ नहीं कर पाती हैं तो अल्टीमेटली बांझपन के मसाइल आएंगे। हमारी ओवरी के मसाइल में पॉलीसिस्टिक ओवरी भी हो सकती है। इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टीमिया भी एक वजह बन सकती है। प्रोलैक्टिन जो है ये एक आपके लिए हार्मोन है जिसका काम छातियों में दूध बनाना है, लेकिन अगर इनकी एक्सक्रीशन या एक्सेसिव आपके लीजिए मिकदार में ये हार्मोन बनना शुरू हो जाए तो ये भी ओवुलेशन में रुकावट बनता है। इसके अलावा आपका थायराइड ग्लैंड है, अगर ये हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए, इसकी सेक्रेशन दोनों सूरतों में, तो उस सूरतों में भी आप कह लीजिए कि हमल नहीं ठहरता है। ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा टफ़ एक्सरसाइज करती हैं उनमें भी हमल नहीं ठहर पाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी हमल ना ठहरने की एक वजह बनते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं तो ओबेसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरीज के फंक्शन में रुकावट बनने के लिए। अगर आप अंडरवेट हैं, बहुत कम खाते हैं और अंडरवेट हैं, तो उस सूरत में ओवुलेशन के मसाइल पैदा होते हैं। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर बन गया है तो उस सूरत में भी जो है हमल नहीं ठहरेगा। इसके अलावा यूट्रस में अगर फिब्रॉइड्स पाए जा रहे हैं, यूट्रस में पॉलिप्स पाए जा रहे हैं, इन्फेक्शन पाई जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एंडोमेट्रियम की इन्फेक्शन हो जाए तो भी हमल नहीं ठहर पाता है। हमारी फेलोपियन ट्यूब जो हैं अगर ब्लॉक्ड हो जाएं या डैमेज हो जाएं या उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए या उनका स्पैज़म हो जाए तो भी हमल नहीं ठहरता। एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है और इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है और उसकी पेशेंट जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में होती है। इसके अलावा अगर हमारी ओवरीज जो हैं वो बहुत पहले काम करना छोड़ दें, यानी ओवरीज जो हैं उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया और 40 साल के बाद औरत के पीरियड्स बंद हो गए हैं और वो सन यास के ज़माने में आ गई है, तो उस सूरत में भी हमल जो है वो नहीं ठहरेगा। अपेंडिक्स अगर फट जाए या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हो जाए और उसकी वजह से अगर कोई स्कार्स वगैरह बन जाए या गनोरिया की वजह से या टीबी की वजह से कोई इन्फेक्शन पेल्विक ऑर्गन्स में फैल जाए तो उस सूरत में भी हमल नहीं ठहरता है। कैंसर होने की सूरत में भी हमल नहीं ठहरता है। ऐसी ख़वातीन जो रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से गुज़रती हैं उनमें भी हमल ठहरने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आपने ये देखना है कि आपको हमल नहीं ठहर रहा तो 1 साल के बाद या आपके अंदर ये तमाम कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी हवाले से पाई जा रही हैं तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। याद रखिए कि मिड 30 में आकर जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और आफ्टर 37 तो ये एकदम से गिरते हैं, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है ओवा का आप कह लीजिए जो क्वालिटी है या ओवा के जो नंबर हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि हम ख़वातीन को ये लाजमी अपने क्लिनिक में एडवाइस देते हैं कि उन्होंने जितने भी बच्चे पैदा करने हैं वो 30 साल से पहले पैदा कर लें। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होना शुरू होगी कंसीव करना मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। ऐसी ख़वातीन जो सिगरेट पीती हैं या वो शराब नोशी करती हैं उनमें भी हमल होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि वेट गेन कर लेते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि अपने वज़न को कम कीजिए ताकि आपके अंदर जो आपके ओवरीज के फंक्शन हैं वो नॉर्मल हो सके। आप अगर अंडरवेट जा रहे हैं तो भी आपको अपने वज़न को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आपकी ओवरीज जो है बेहतर तौर पर काम कर सके। और जिस तरह मैंने कहा कि वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा हिट एक्सरसाइजेज करती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सके। तो जब आपको कॉज मालूम हो जाए और आपको पता चल जाए कि हमल ना ठहरने की ये एक डेफिनेट वजह पाई जा रही है तो सबसे पहले उस वजह को दूर कीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको समझ आती है कि लिकोरिया जो है बहुत तेज़ाबी है तो आपको पता होना चाहिए कि तेज़ाबी लिकोरिया जो है वो स्पर्म को ख़त्म कर देता है, लिहाजा ख़ातून जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले उसके लिकोरिया का इलाज कीजिए। अगर उसको इरेगुलर पीरियड्स हैं और साइकिल जो है अपने टाइम के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो आप उसके पीरियड्स को रेगुलर कीजिए। अगर आपको
पता चलता है कि वो किसी ना किसी इन्फेक्शन में या पेल्विक डिजीज़ में मुब्तला है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पाई जा रही है, वेजिनेटिस पाया जा रहा है, वजाइना की इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, या अंदर एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, या फ्लोपिन ट्यूब की कोई इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है। जब कॉज आपको समझ आ जाएगा तो वहाँ आपके लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो ईजी हो जाएगा। आप इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को समझ लीजिए, उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ जो है आप बनाइए कि आपने पेशेंट को ट्रीट किस तरह करना है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरतें भी हमारे सामने आती हैं जहाँ पे ना तो औरत में किसी किस्म की कोई ख़राबी पाई जा रही होती है, ना मर्द में ख़राबी पाई जा रही होती है। तो याद रखिए कि कुछ काम कुदरत भी अपने ज़िम्मे ले लेती है, कुछ कामों में कुदरत भी डेफिनेट एक रुकावट बन के सामने आ जाती है। आप बेहतरीन डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर तो आपको यही कहते हैं ना आप में कोई मसला है, ना आपके मर्द में कोई मसला है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा। तो हमारा काम तो कोशिश करना है और हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने के बाद नतीजा हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। परवरदिगार की मर्ज़ी होगी तो हमारी कोशिश जो है वो रंग लेके आएगी, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो हमारी कोशिश जो है वो रंग नहीं लेके आएगी। तो जब आपने ऐसी ख़वातीन का इलाज करना है जो हामिला नहीं हो पा रही हैं, तो आपको एक थॉरली इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। आपको हर एंगल से उस खातून को इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं उसमें कोई पीरियड्स की ख़राबी तो नहीं पाई जा रही, कहीं पीरियड दर्द के साथ तो नहीं आ रहे हैं, कभी जो हैज़ का दौरानिया जो है, कहीं हैज़ का दौरानिया जो है 10 से 12 दिन तक तो नहीं जा रहा, कहीं हैज़ जल्द तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं पाई जा रही है, खातून जो है वो गनोरिया का शिकार तो नहीं है, खातून को कोई सजाकी मसाइल तो नहीं है, खातून जो है सिफिलिस के अमराज का शिकार तो नहीं है। क्योंकि ये जो गनोरियल या आपके लिए सिफिलिस की वजह से जो इन्फेक्शन आती हैं ये भी बांझपन पैदा करती हैं। तो जब हमने ख़ातून को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लेना है, उसके बाद हमने अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करना है। हमारे पास इनफर्टिलिटी के हवाले से एक वसी रेंज है मेडिसन की। लिकोरिया की बुनियाद पर आएंगे तो वहाँ लिकोरिया की मेडिसन आ जाएंगी। एमेनोरिया की बुनियाद पर ट्रीटमेंट करेंगे तो एमेनोरिया की जो रेंज है वो हमारे सामने आ जाएगी। डिस्मेनोरिया की अलहदा से एक रेंज है, यानी हर कॉज की एक रेंज है मेडिसिन की हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। एज़ यूजुअल हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करेंगे। पेशेंट के जो सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक हम मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आपको कॉज मालूम हो जाता है तो वहाँ आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है मर्ज़ को ट्रीट करने की। और अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमल नहीं ठहर पा रहा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हार्मोन को बेहतर करती हैं, तो वहाँ आपने उन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। फिर भी मैं चंद एक टॉप ग्रेड मेडिसिन के नाम लेने लगी हूँ। आप इन मेडिसिन को थॉरली स्टडी कीजिए। इन मेडिसिन को आपने जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस लेने हैं आपने अपने जहन में रखना है, और यकीन जानिए यही एक मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो खातून को हमला होने में मदद देती हैं। तो जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं उनमें नेट्रोम्यो, सिपिया, पल्साटीला, नेट्रमकार, अशोका, अलेट्रिस, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, बोरेक्स, नेट्रमफॉस, एग्नस, सो ऑन एंड सो ऑन। मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि इस टॉपिक को एंड में मेरा पढ़ाने का मकसद ही यही था कि मैं तमाम के तमाम वो कॉजेज़ जो इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ। फिर भी अगर आपको इनफर्टिलिटी के केसेस को डील करने में मुश्किल पेश आए तो मेरे उन लेक्चर्स को दोबारा सुन लीजिएगा। पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कीजिए, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम पेशेंट की मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। शुक्रिया।